हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम बेटा। चलिए आज हम लोग डीएनए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, देखो डीएनए से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कॉमन टर्म्स हैं, उनमें एक एक करके हम लोग, जैसे सबसे पहला है लीनियर एंड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, देखो लीनियर और सर्कुलर डीएनए सिंपल है कि जब डीएनए के दोनों एंड फ्री होते हैं, जब डीएनए के दोनों एंड फ्री होते हैं तो वैसे डीएनए को हम लीनियर डीएनए बोलते हैं। ठीक है, और जब किसी डीएनए के दोनों एंड अटैच होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो उसको हम सर्कुलर डीएनए बोलते हैं। सिंपल है। और लीनियर डीएनए जो है, इट इज द फीचर ऑफ यूकैरियोट्स एंड सर्कुलर डीएनए इज द फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर, ये डीएस और सर्कुलर है, तो ये लीनियर एंड सर्कुलर डीएनए की बात होगी। चलिए अगला पॉइंट है रेपिटेटिव डीएनए। देखो रेपिटेटिव डीएनए क्या होता है कि डीएनए का वो पार्ट जिसमें नाइट्रोजनस बेस पेयर का रिपीटेड सीक्वेंस मिलता। ठीक है, पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंटेन रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस। तो डीएनए का के उस पार्ट में नाइट्रोजनस बेस पेयर का रिपीटेशन होता है। ठीक है, और इस तरह के जो रेपिटेशन है ये कई तरह के होते हैं, जैसे सिंगल बेस पेयर का भी रिपीट हो सकता है, फ्यू बेस पेयर्स का भी रिपीट हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पर हमने दिखाया कि जैसे एटी 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 एटी, ये डबल स्टैंडर्ड है, तो एटी एटी यही बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो, यहां जो हमने दिखाया कि इसमें जैसे ए सी जी सी टी, वैसे हमने एक ही स्ट्रैंड का इसमें नाइट्रोजनस बेस को दिखाया है, ए सी जी सी टी, फिर ए सी जी सी टी, ए सी जी सी टी। तो बताओ ये जो डीएनए में ए सी जी सी टी का बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी रेपिटेटिव डीएनए ही कहलाएगा। तो रेपिटेटिव डीएनए जो है वो हमारे ह्यूमन में, खास करके ह्यूमन जीनोम का एक मेजर पार्ट होता है। मोर देन 50% तो है ही। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे सेल के अंदर जितना डीएनए है उसका 2% ही पार्ट है जो प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, और बाकी जो पार्ट है 98% वो नॉन कोडिंग सेगमेंट होते हैं, यानी प्रोटीन फॉर्मेशन से उसका कोई लिंक नहीं है, और उस नॉन कोडिंग सेगमेंट का मेजर पार्ट रेपिटेटिव ही होता। ठीक है, तो ये जो रेपिटेटिव डीएनए है इसके बारे में हम आगे डिटेल से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जीनोम का या हमारे डीएनए का मेजर पार्ट होता है, मोर देन 50%। नेक्स्ट इज सैटेलाइट डीएनए। देखो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? एक्चुअली ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये रेपिटेटिव डीएनए का ही एक टाइप है। ठीक है, अब ये देखो, ये रेपिटेटिव डीएनए का ही पार्ट होता है जो स्पेशली कहां पर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के या सेंट्रोमियर में, सेंट्रोमियर पर या फिर टीलोमियर पर। जो क्रोमोसोम का जो एंड होता है वहां पर ये मिलता है। जैसे देखिए, मान लो कि ये अगर क्रोमोसोम है, ठीक है, तो यहां पर अब ये जो मोस्ट कॉमनली कहां पर मिलेगा, यहाँ एंड पर। ये देखो रेपिटेटिव जो ये सैटेलाइट डीएनए है ये मोस्टली एंड पर या सेंट्रोमियर के आसपास में होता है। ठीक है, और इसीलिए इसको हम लोग सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, क्योंकि यह जो एंड पर टीलोमियर या सेंट्रोमियर के पास में प्रेजेंट होता है। और वैसे हम लोग सैटेलाइट डीएनए को और भी तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे कि मान लो कि इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से भी हम लोग इसको आइसोलेट करते हैं सैटेलाइट डीएनए का। और ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये, इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, और जो मिनी सैटेलाइट है इसी का हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में यूज करते हैं। तो इसके बारे में जो सैटेलाइट डीएनए है इसके बारे में भी हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ते हैं, कहां पर, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है इसका नाम जो रखा गया है सैटेलाइट डीएनए, वो मेनली क्यों किया, या तो टीलोमेयर पर या फिर सेंट्रोमेयर पर। लिखा भी हमने, पार्ट ऑफ रेपिटेटिव डीएनए दैट आर मोस्टली प्रेजेंट इन द सेंट्रोमेयर एंड टीलोमेयर रीजन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये है सैटेलाइट डीएनए की बात हो गई। नेक्स्ट है देखो पैलिंड्रोमिक डीएनए। पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है? जैसे आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, पैलिंड्रोमिक वर्ड्स होते हैं, कि उसको आप अगर किसी भी साइट से पढ़ोगे तो सेम उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे आप मलयालम है, जैसे मैडम है,
तो मैडम में को आप किसी भी साइड से रीड करोगे तो मैडम ही होगा। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोमिक वर्ड्स। तो अब देखो, अब इसी से मिलता जुलता है पैलिंड्रोमिक डीएनए, यानी डीएनए का वो सेगमेंट जिसके दोनों स्ट्रैंड पर जो बेस का नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस है वो सेम रीडिंग होता है। देखिए हमने इसको लिखा, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इन व्हिच बेस सीक्वेंसेस रीड इन सेम वे ऑन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, चाहे 5 to 3 डैश डायरेक्शन हो या फिर 3 to 5 उसका पोलैरिटी हो, दोनों स्टैंड पर। देखो यहाँ पर GAATTC ये बहुत कॉमन है, GAATTC, और इस साइड से भी पढ़ेंगे तो GAATTC। तो मतलब ये जो है दोनों स्टैंड पर इसका रीडिंग जो है सेम वे में होता है, सेम पैटर्न से होता है। और जहां कहीं भी ऐसा डीएनए का सीक्वेंस मिलता है वैसे डीएनए सेगमेंट को हम लोग पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस कहते हैं। अब देखो, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पैलिंड्रोमिक डीएनए का इंपॉर्टेंस क्या है। होता क्या है कि ये जो पैलिंड्रोमिक साइट्स होते हैं डीएनए पर, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। जैसे आगे जा करके इसमें पढ़ते हैं हम लोग कि VNTR में, चाहे फिर जो इसके दोनों एंड पर जो फ्लैंक्ड होता है ना, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। तो VNTR के दोनों एंड पर ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, और जैसे ही उसको हम जो RE से कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से, तो वहां पर वो जो एंजाइम है वो रिकॉग्नाइज करके वहां से उसको कट कर देता है। ठीक है, देखिए हमने लिखा कि these palindromic sites are recognized by restriction endonuclease, यहाँ पर restriction endonuclease एंजाइम, और इसमें खास करके ECO R1 बायोटेक में पढ़ेंगे। ECO R1 जो होता है ये स्पेशली जो इसके साइट को यानी पैलिंड्रोमिक साइट को रिकॉग्नाइज कर लेता है और वहां से उसको कट कर देगा। और इसका कटिंग जब भी होता है तो याद रखना कहां पर इसका कटिंग होगा, ये देखो G और A के बीच, यहां पर इस साइड से यहां पर कट करेगा और इसको यहां से कट करेगा, GA के बीच में कट करता है। और जब GA के बीच में यहां से इस स्टैंड को यहां से कट करेगा, इसको यहां से कट करेगा, और जब ये पार्ट अलग होगा तो ये स्टिकी एंड फ्री हो जाता है। स्टिकी एंड को फॉर्म करने में उसका रोल होता है। तो ये जो है, ये जो आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, यहीं पर जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो इसको रिकॉग्नाइज करके कट करता है। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। पैलिंड्रोमिक आजकल इसका बायोटेक में काफी यूज होता है। चलिए नेक्स्ट है डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। क्या होता है, देखो डीनेचुरेशन जो होता है यानी जब डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है उस दोनों स्ट्रैंड को अगर फ्री करना है, दोनों स्ट्रैंड को अगर ओपन करना है, या ओपन करने का जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में हम क्या करते हैं कि इसको यानी जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसको या तो हाई टेम्परेचर पर या फिर अल्कलाइन मीडियम में जब हम रखेंगे तो इसके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है नाइट्रोजनस बेस के बीच में वो ब्रेक हो जाता है, और जब ये ब्रेक होगा हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये नेचुरली ये दोनों स्ट्रैंड खुल जाते हैं। और ये जो डबल स्ट्रैंड का सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होना या दोनों स्ट्रैंड का ओपन होना इसी को कहते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का दूसरा नाम क्या है, मेल्टिंग। इसको मेल्टिंग भी कहते हैं, यानी मेल्टिंग ऑफ डीएनए, दैट इज द डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। तो या तो हाई टेम्परेचर से, टेम्परेचर हम लोग जो है सो लगभग 85-90 के आसपास अगर करेंगे तो ये डीनेचर्ड हो जाते हैं। अच्छा, इसका उल्टा प्रोसेस है रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन में क्या होगा कि ये जो दोनों स्ट्रैंड खुला है डीएनए का, इसको अगर हम फिर लो टेम्परेचर पर, जैसे कि मान लो कि अगर 45-50 के आसपास फिर हम टेम्परेचर को डाउन कर देंगे तो ये जो खुला हुआ स्ट्रैंड है वो फिर से रीअटैच हो जाता है। और रीअटैच होने का जो ये दोनों खुले हुए स्ट्रैंड का जो रीअटैचमेंट होगा यानी उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से रिफॉर्म हो जाता है और फिर से वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आ गया। तो रीनेचुरेशन इज आल्सो कॉल्ड एनीलिंग। एनीलिंग बोलते हैं इसको। और जो एनीलिंग है वह लो टेम्परेचर के हेल्प से हम लोग इसको करते हैं। और ये यानी कि डबल मतलब जो सेपरेटेड स्ट्रैंड है डीएनए का उसको फिर से रीअटैच करके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तैयार करना। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से रिफॉर्म हो जाता है।
तो समझ में आ गया, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। चलिए अगला पॉइंट है सी वैल्यू। देखो सी वैल्यू क्या है, सी का मतलब है यहां कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू भी कहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कहते हैं। तो सी वैल्यू जो है डीएनए से रिलेटेड टर्म है। एक्चुअली सी वैल्यू का मतलब होता है कि एक जो ह्यूमन का जो जीनोम है, जीनोम का मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिस सेल में एक सेट क्रोमोसोम है, उस एक सेट क्रोमोसोम में जितना डीएनए प्रेजेंट होता है वही उसका सी वैल्यू कहलाता है। जैसे मान लो कि अगर जैसे यहां पर लिखा हमने कि इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए, टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन जीनोम। जीनोम मतलब एक सेट, सिंगल सेट। और सिंगल सेट खास करके हम लोग गैमेट्स में, क्योंकि डिप्लॉइड मोस्टली ऑर्गेनिजम्स क्या है, डिप्लॉइड, तो उसका सिंगल सेट मतलब जो सिंगल सेट वाला जो सेल है यानी गैमेट्स, तो गैमेट्स में एक गैमेट में डीएनए का जितना अमाउंट होता है वो उसका एक सी वैल्यू कहलाता है। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल डिप्लॉइड सेल है तो उसका सी वैल्यू कितना होगा, 2C। जैसे हम लोग सेल के डिवीजन में कहते हैं ना कि G1 में 2C है और S में जाकर के 4C हो गया, राइट। तो ये जो 2C है वो एक नॉर्मल डिप्लॉइड सेट के लिए डीएनए का अमाउंट है। और सी वैल्यू जो है केवल एक सी, वो उसके हैप्लॉइड, एक सेट क्रोमोसोम में जितना डीएनए है वो उसका सी वैल्यू कहलाता है, कांस्टेंट वैल्यू कहलाता है। और ये जो सी वैल्यू है ये स्पेसिफिक होता है। देखो ये हर स्पेसीज के लिए स्पेसिफिक होता है ये, क्योंकि एक सेट जो क्रोमोसोम है या एक सेट पूरा जो डीएनए है वो टोटल उसका सी वैल्यू होता है। इट इज स्पेसिफिक फॉर एवरी स्पेसीज। अब देखिए, अब इस सी वैल्यू को मेजर करने के लिए, सी वैल्यू मतलब टोटल डीएनए का अमाउंट है, तो एक जो सी वैल्यू को हम लोग जिस यूनिट में मेजर करते हैं उसको कहते हैं पिकोग्राम। सी वैल्यू इज मेजर्ड इन पिकोग्राम। एक पिकोग्राम जो होता है ना वो 10 to the power -12 ग्राम के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10 to the power -12 ग्राम। तो इस तरह से ये आपको सी वैल्यू हम लोग किसी भी सेल का कैलकुलेट करते हैं, और अगर डिप्लॉइड है तो 2C वैल्यू। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन टर्म्स थे जो डीएनए से रिलेटेड थे जिसको आज हम लोगों ने डिस्कस किया। और अगर ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, और जो भी आपको इसमें कुछ लगे वो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू बेटा।